बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। जब हम लोगों ने गॉसेस लॉ स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कूलम्स लॉ को यूज़ करके भी स्टडी कर सकते हैं और गॉसेस लॉ को यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जो है कूलम लॉ की मदद से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो आज हम गॉसेस लॉ की वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी कर रहे होंगे। तो ये लाइन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी भी है। तो मैंने लिखा है कि गॉसेस लॉ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू कैलकुलेट ई। ये बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए बात भी याद रखनी है कि विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको ज़रा देखें। इन केस ऑफ सफिशेंटली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट तो कर सकते हैं लेकिन वो जो चार्ज बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए कंसेप्चुअली इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको काफ़ी हद तक फेमिलियर होना चाहिए। तो इस चीज़ को अभी हम जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। तो बच्चों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिसकंटिन्यूस जैसे नाम से ही जाहिर है कि अगर चार्ज किसी एक जगह ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, किसी जगह कम हो, फिर किसी जगह ज़्यादा हो और फिर किसी जगह कम हो, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और हम गॉसेस लॉ के अंदर इस डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, इसलिए हम डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑनवर्ड इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारी जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो बच्चे कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें चार्ज उस बॉडी के ऊपर कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। अब कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 3 मेजर टाइप्स हैं। तो अब हम इन तीनों टाइप्स को बारी बारी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 2 डायग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की हैं। फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक वायर शो की है जिसकी लेंथ L है और जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह आप एक रिंग ले सकते हैं। इस रिंग पे भी देखें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर एक वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो या एक रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो इन दोनों फीचर्स को स्टडी करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं चार्ज की डेंसिटी उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी जब भी चार्ज एक वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा या रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको स्टडी करने के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों यूज़ करेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को कुछ बुक्स में म्यू से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि हम चार्ज Q कौन सा चार्ज है जो इस वायर या रिंग के ऊपर है उसको L उसकी जो है उसको लेंथ से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और L वो लेंथ है जहाँ पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट बनाए तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट बनेगी। दूसरी बच्चों जो हमारे पास डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमारी जो FSC की बुक है उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ हुई है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ज़ाहिर है
कि इसमें चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 सरफेस बनाई है। एक तो मैंने एक मेटल स्फेयर बनाया है, आप देख रहे हैं कि उस मेटल स्फेयर के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक चीज़ आप नोट करें कि जो चार्ज है उस मेटल स्फेयर के इनसाइड नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो कंडक्टिंग बॉडी के चार्ज इनसाइड स्टे नहीं करता, बल्कि वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे स्टे करता है। यही वजह है कि जो टोटल चार्ज है इस मेटल स्फेयर की किस सरफेस पर है, आउटर सरफेस के ऊपर है। एक बच्चों मैंने आपके सामने शीट भी बनाई है, उस चीज़ शीट को भी आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया है जो कि उसके ऊपर यूनिफॉर्म उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो इस तरह की जो डायग्राम्स हम देखेंगे जब किसी सरफेस के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। अब अगर हम इसकी यूनिट बनाते हैं तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी। तीसरी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप देख रहे हैं कि जो चार्ज है उस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड भी स्टे कर रहा है। अब जो इसकी आउटर सरफेस पे इसलिए स्टे कर रहा था क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर था, यानी मेटल स्फीयर था, लेकिन इसके इनसाइड इसलिए स्टे कर रहा है क्योंकि ये कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यहाँ से हमने ये भी सीख लिया कि जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं उनके इनसाइड भी चार्ज स्टे कर सकता है, लेकिन जो कंडक्टिंग स्फीयर होंगे उनको अगर हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज उनकी आउटर सरफेस के ऊपर स्टे करेगा। इस केस में हम जो चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे उसका हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसकी सिंबल रो हम यूज़ करते हैं और फार्मूला उसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। Q इस पर चार्ज है और V इसका वॉल्यूम है। अब बच्चों अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो कूलम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। अब बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। फर्स्ट इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस का, वो ये आ सकता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा भी है, जिस तरह की बोर्ड में इसकी स्टेटमेंट आ सकती है कैलकुलेट ई ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर यूँ भी आ सकता है राइट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाए तब भी यही चीज़ें हम लिखेंगे, और अगर नीचे वाली स्टेटमेंट आ जाए तो तब भी यही सेम डाटा आप लोगों ने लिखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ई कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि गॉसेस लॉ को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले अब ये देखें कि क्वेश्चन में कौन सी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो उसने बेसिकली बात की कि इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि कंसिडर वी हैव अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ड्रॉ की है, और ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हमारा टास्क ये है कि इस शीट से डिस्टेंस r के ऊपर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी इस शीट के सेंटर से डिस्टेंस r के ऊपर एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट बच्चे आप लोग क्लियर कर लो कि इसको हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज क्यों कह रहे हैं। आप इस कंसेप्ट को इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस r डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस r इज़ मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द शीट। यानी ये जो डिस्टेंस r है ये मच स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द शीट। इस डिस्टेंस के स्मॉलर होने की वजह से हम इस शीट को नाम दे रहे होते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि दिस डिस्टेंस r इज़ मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द शीट ऑफ द चार्ज और डायमेंशन ऑफ द शीट। इस वजह से इस शीट को हम किसका नाम देते हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का नाम देते हैं। या सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट P जो है जिसका डिस्टेंस r है वो मच मोर क्या है, स्मॉलर है, मीन वेरी क्लोज टू द क्या है, शीट है। अब हम इसको प्रॉपर मैकेनिज्म्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अब बच्चे इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का, और शीट मैंने बताया कौन सी, नॉन कंडक्टिंग शीट है। इस शीट की वजह से
उस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे हम लोगों ने कैलकुलेट करनी हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। यानी अगर आप इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक सरफेस अज्यूम करनी है जिसे हम गॉसियन या गॉसियन सरफेस कहेंगे। गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है? मैंने 2 पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। गॉसियन सरफेस के लिए पहला वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो किसी भी शेप की हो सकती है। यानी गॉसियन सरफेस इज़ एन इमेजिनरी सरफेस ऑफ एनी शेप। हम इस सरफेस को क्यों अज्यूम कर रहे हैं? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 2 बातें होगी कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है और इस सरफेस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आप लोगों ने अज्यूम की है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोगों ने गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो बच्चे गॉसियन सरफेस अज्यूम की है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। यानी यहाँ पर हम जो गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहे हैं वो जो है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जिस तरह डायग्राम में आपको शो हो रहा है। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम की है और ये इस शीट में से पास कर रही है। इस गॉसियन सरफेस का ये राइट फेस है और ये वाला इस गॉसियन सरफेस का लेफ़्ट फेस है। अब बच्चे अगर हम इसके राइट फेस के एरिया वेक्टर की बात करें तो हमें पता है किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर वहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो अगर हम इस फेस के एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उसकी ये वाली डायरेक्शन होगी, और क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है तो इसको हम n कैप यूनिट वेक्टर से भी शो कर सकते हैं। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होती है तो इसको हम यूनिट वेक्टर n कैप से भी शो कर सकते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, यानी इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और जो इसका राइट फेस है अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस फेस का जो एरिया वेक्टर है दोनों आपस में पैरेलल आ रहे हैं। अगर पैरेलल आ रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा। अब हम लेफ़्ट फेस की तरफ आते हैं। इस फेस के भी अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो वो भी आपके पास आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इसको भी हम n कैप से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन को n कैप भी कहते हैं। अगर ये शीट पॉजिटिव है तो इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो इस साइड पे भी E और एरिया वेक्टर में आप देख सकते हैं एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो हम लोगों ने राइट फेस डिस्कस कर लिया और लेफ़्ट फेस डिस्कस कर लिया। अब बच्चे अगर आप देखें तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसका राइट फेस हो गया, इसका लेफ़्ट फेस भी हो गया। अब कौन सी सरफेस रहेगी? कर्व सरफेस रह गई है। तो मैंने 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो की है। अगर इस जगह पर ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर आप 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, अगर इस जगह पर ड्रॉ करेंगे तो किधर होगी? डाउनवर्ड होगी। तो जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर जिस पॉइंट पे भी आप लेंगे वहाँ से आप लोगों ने आउटवर्ड एरो यानी अलोंग द नॉर्मल एरो क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर स्टडी करते हैं कि कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो हमें समझ आ चुका है किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर आप इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस कर्व सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस का फार्मूला भी E डॉट ए मैंने लिखा है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो E A और cos थीटा हो जाएगा। अब जो किसी भी जगह से कर्व सरफेस का अगर E और A के दरमियान में एंगल देखते हैं, सपोज करें आप इस जगह पर देखते हैं जो कर्व सरफेस है तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो अब देखिए एंगल कितनी डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है। यानी इस कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए आप E और A में एंगल देख रहे हैं जो कि 90 डिग्री है। अगर इस जगह से आप इसको चेक करें तो इस जगह से भी ये E की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है।
तो इनमें एंगल कितने डिग्री होगा, अगेन 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप इसमें थीटा अगर 90 डिग्री पुट करते हो तो cos 90 पे 0। अब अगर हम यहाँ पर 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए बात भी याद रखनी है कि जो आपके पास इनफाइनाइट शीट में आप लोगों ने जो सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस ज्यूम की थी, उस सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस की जो कर्व सरफेस आपकी बनी सी, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। अब बच्चों हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इसके राइट फेस की वजह से और लेफ़्ट फेस की वजह से। तो अब बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखा है आप लोगों के लिए फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। राइट फेस के फ्लक्स कैलकुलेट करने की सिंबल जो है वो φ1 लिखी है और फार्मूला इसका ई डॉट ए, ओपन करें तो ई ए cos थीटा। हम लोगों ने देखा है कि राइट फेस के लिए ई और ए में थीटा 0 डिग्री बनता है। यहाँ पर हम 0 जब पुट करेंगे तो cos 0 पे 1। तो इस केस का जो फ्लक्स बनेगा जो कि राइट फेस है ई इंटू ए के इक्वल होगा। अब बच्चों हम आते हैं फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस, फार्मूला सेम, सिंबल इसकी φ2 ई डॉट ए होगा। अगेन हमें इस चीज़ का आइडिया है कि ई और ए में लेफ़्ट फेस के लिए भी एंगल 0 डिग्री है, तो cos ई ए cos 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री, cos 0 पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1 के इक्वल होता है। तो फ्लक्स का फार्मूला ई इंटू ए हो जाएगा। तो अब बच्चों आप लोगों ने राइट फेस का भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया और लेफ़्ट फेस का भी कैलकुलेट कर लिया है। कर्व सरफेस को हम आगे इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसका फ्लक्स तो पहले ही किसकी इक्वल आ चुका है, 0 आ चुका है। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने लेफ़्ट और राइट फेस के फ्लक्स को आपस में ऐड कर देना है। अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो फर्स्ट जो फ्लक्स φ1 है वो ई इंटू ए है, φ2 जो बना है वो भी ई इंटू ए है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2e इंटू ए हो जाएगा। तो आप लोगों ने बाय डेफिनेशन फ्लक्स कैलकुलेट किया है और बाय डेफिनेशन फ्लक्स हम उस फ्लक्स को कहते हैं जो इस फार्मूला से कैलकुलेट होता है। और इस गाजियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स बना है वो 2e इंटू ए के इक्वल बना है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ और बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा आंसर आया था वो 2e इंटू ए है। गॉसेस लॉ अब हम अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ का फार्मूला सबको याद है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस होता था पहले। अब हम इसको बोलेंगे कि 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द गाजियन सरफेस, यानी चार्ज बच्चों अब लोगों ने वो लेना है जो इनक्लोज किया होगा किस चीज़ ने, गाजियन सरफेस ने। देखिए ये गाजियन सरफेस आपको नज़र आ रही है, इस गाजियन सरफेस ने कुछ चार्ज इनक्लोज किया होगा। अब आप लोगों ने वो चार्ज यहाँ पर पुट करना है जो चार्ज इनक्लोज किया होगा गाजियन सरफेस ने। और आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी सरफेस का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम एक डेंसिटी यूज़ करते हैं, उस डेंसिटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करनी है। इसका फार्मूला जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है और उसकी सिंबल हम सिग्मा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने चार्ज वो लेना है जो इस गाजियन सरफेस ने इनक्लोज किया होगा। तो इस सरफेस का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ की। अब हम यहाँ से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू को आप इसी साइड पे रहने दें, ये उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो ये वो चार्ज है जो इस गाजियन सरफेस ने क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। अब जो इस चार्ज की वैल्यू को आप लोगों ने इस इक्वेशन 4 में यहाँ पर पुट कर देना है। अगर इस चार्ज की वैल्यू को मैं इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ तो देखिए इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब बच्चों जो इक्वेशन 5 है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है। तो हम इक्वेशन 3 और 5 को अब आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 3 एंड 5 को। अब अगर हम इक्वेशन 3 एंड 5 को आपस में कंपेयर करते हैं तो देखिए आपका क्या आंसर आएगा। इक्वेशन 3 किसकी इक्वल है, 2e इंटू ए है, इक्वल टू जो इक्वेशन 5 है आप लोगों के पास वो 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये वाला एरिया इस एरिया से कैंसिल हो रहा है।
हमें यहाँ से ई की वैल्यू चाहिए, तो ई का इक्वल टू बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अगर आप चाहें तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए इस साइड पे आप लोगों ने एरो लगा देना है, इस साइड पे तो आप लोगों ने एज इट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अब इसको वेक्टर बनाने के लिए सिंबॉलिकली हम इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये असल में यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है। मीन वहाँ पर जो आर कैप है वो डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये मैंने इसके नीचे लिखा भी है कि आर कैप यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द शीट है एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। इस चीज़ को ज़रा समझें। तो आर कैप यहाँ पर ये वाला आर कैप है ना, वो डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखें ई जो है वो भी इस शीट के परपेंडिकुलर है, तो आर कैप जो होगा वो भी डेफिनेटली इस शीट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इस शीट से उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन उसकी होगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बोर्ड में लिखना होता है, और आर कैप के बारे में आप लाजमी पेपर में लिखेंगे क्योंकि बुक की ये लास्ट लाइन भी है, और अगर इस तरह की लास्ट लाइन हम मिस करते हैं तो मार्क्स कम हो जाने के चांसेस होते हैं। इसके एमसीक्यूज़ किस तरह के बन सकते हैं, एक बच्चों मैंने फॉर्मेट के लिए आपके लिए एमसीक्यूज़ इसमें लिखा है। ई का फार्मूला जो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये वाला, इसके एमसीक्यूज़ ये आते हैं कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हम चेंज कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स कैसे चेंज होंगी, देखिए मैंने सबसे पहले बच्चों चेंज ये की है कि मैंने इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट की है, और सिग्मा कैसे बनेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। तो इसको 2 एप्सिलॉन नॉट उसी तरह लिखा हुआ है, सिग्मा की जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट शीट की, और ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस शीट की, इनफाइनाइट शीट की। अब बच्चों एक और चेंज करते हैं, इस फार्मूला में अब मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की है, के का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई के बन जाएगा। इस वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पर पुट किया है, तो 2a तो उसी तरह आ गया, नीचे 1/4 पाई के ये वाला हो गया, 2 इस 4 से कैंसिल हो गया, अब नीचे क्या बच गया, 2 पाई के ऊपर चला गया, साथ में ये वाला q ओवर a हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और ये भी फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब अगर आपका बोर्ड में एमसीक्यू आता है या किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो बच्चे जल्दी में सिर्फ ये वाला फार्मूला चूज़ करते हैं। अगर साथ में ये वाले ऑप्शन भी लिखे हों तो फिर इसका ऑप्शन ऑल ऑफ अबव बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें आइडिया हो चुकी होंगी, और एंड पे हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ भी देख लिए किस टाइप के इसके एमसीक्यूज़ बनते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।